prior to the question number 19, then we will start question number 19 and so on. So हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 19 के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, राइट? चलिए, तो क्या बोलता है अभी क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको क्या दिया गया है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है ऑटो स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग का ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 के लिए. सेल दी है और दो अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दो अलग अलग प्रोडक्ट का आपको सेल दिया है. अगर मैं दोनों को कंसोलिडेट कर दूं, कंसोलिडेट मतलब ऐड कर दूं, तो दोनों का मिला के कितना सेल होता है? 2,39,000 रुपीज़, राइट? कितना होता है? 2,39,000. अच्छा, मटेरियल दिया है बट मटेरियल स्पेसिफिकली बता नहीं रहा है ए का कितना है, बी का कितना है. मतलब ये कंसोलिडेट मटेरियल का कॉस्ट दिया होगा. वेजेस ये भी कंसोलिडेट दिया होगा. कंसोलिडेट मतलब ए और बी दोनों का मिला के. मैन्युफैक्चरिंग भी, ओके. उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी दिया हुआ है. ये सब क्या बना कर दिया है आपको? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है. ये कंसोलिडेट बैलेंस है सारे के सारे, ठीक है? ये सारे के सारे बैलेंस कैसे है? कंसोलिडेट बैलेंस है. सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिया है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया है, ओके. उसी तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. तो दोनों का अगर मैं कंसोलिडेट कर दूं तो दोनों का मिला के कितना होता है? 21,200, 21,200 रुपये, ठीक है? ये कंसोलिडेट मतलब ए और बी का दोनों का मिला के. और बाकी इधर डेबिट में जो खर्चे दिए तो ऑलरेडी कंसोलिडेट दिए हुए हैं. तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल गया है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. किसके हिसाब से? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फिर आगे लिखा है कॉस्ट स्ट्रक्चर वाज एज फॉलो. अब आपको कॉस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है. मटेरियल पर यूनिट मतलब ए के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए? 15. जबकि बी के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है? 20, ठीक है? उसी तरीके से अगर लेबर की कॉस्ट बताऊँ आपको तो लेबर की भी 25 रुपये अलग से पर यूनिट लगती है और बी मटेरियल बनाने के लिए 40 रुपये का आपको लेबर लगता है पर. और कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग ए का और 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं बी का. और कितने यूनिट सोल्ड करते हैं? 1000 सोल्ड करते हैं और यहाँ 700 सोल्ड करते हैं. और ये सेलिंग प्राइस बता दिया उसने आपको, ठीक है? अच्छा, 1200 बनाते हैं, 1200 बनाते हैं, 1000 बेच देते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाता होगा? 200. और यहाँ 800 बनाते हैं और 700 बेचते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाता होगा? 100. आपको बोलता है फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक. पहले आपको कॉस्ट बुक के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है. वो कैसे निकलेंगे? कॉस्ट शीट बना के. और उसके अलावा आगे बोलता है एज पर द फाइनेंशियल बुक. और आपको कंपेयर करना है, रिकंसाइल करना है अपने को इट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया था उसके साथ रिकंसिलेशन करना है, बोलता है कॉस्ट प्रॉफिट और उसका. आगे बोलता है वर्क ओवरहेड आर चार्ज्ड. वर्क ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे? बोलता है 80% चार्ज करेंगे अपन. कितना? 80% चार्ज करेंगे ऑफ वेजेस का. तो जो भी वेजेस आ रहा है उसका 80% क्या आ जाएगा? बोलता है कॉस्ट शीट में वर्क ओवरहेड आ जाएगा. और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आएगा? 25% ऑफ वर्क कॉस्ट. 25% किसका? वर्क कॉस्ट का आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले लोगे. और सेल्स ओवरहेड कितना ले लोगे? ए के लिए 15 रुपये पर यूनिट और बी के लिए भी 15 रुपये पर यूनिट, राइट? इतनी इन्फॉर्मेशन दी और क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है खत्म. चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग पीएल अकाउंट तो बना के दे दिया है, उसकी जरूरत नहीं है. क्या बनाना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक भी निकालना था. चलो 200 कैसे लिए? क्या चीज? बनते कितने यूनिट्स हैं? 1200. और बिकते कितने हैं? 1000. मतलब बच कितने हैं? बनते कितने हैं? 800. बिकते कितने हैं? 700. मतलब बचे कितने होंगे? चलिए, तो हेडिंग दे देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ. हम लोग कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं तो पहली हेडिंग क्या आ जाएंगे? इन द बुक्स ऑफ. किसके बुक में बनाना है? ऑटो स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? किसके बुक में बनाना है? इन द बुक्स ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है? ऑटो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट. और कौन से ड्यूरेशन के लिए? अगर ड्यूरेशन पता है तो लिख दो. फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014. ये बना लिया मैंने दो अमाउंट के कॉलम.
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल की कॉस्ट ले लेते हैं। तो मटेरियल आपके पास दो टाइप के देखे, एक ए और बी, दोनों को मिला के कंसोलिडेट कॉस्ट ले लेंगे यहाँ पर। तो ए अपने को लगा था 15 रुपये पर, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 15 रुपये का लगता है अपने को मटेरियल, राइट। और उसी तरीके बी की अगर बात करूँ तो एक यूनिट बनाने के लिए 20 रुपये का मटेरियल लगता है पर यूनिट। अच्छा, ए कितने यूनिट बनाए टोटल? 1200। तो 1200 इंटू 15 कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे निकालो और बताओ कितना होता है? 18,000। और बी है आपका 800 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000, राइट। तो ये हो गया आपका मटेरियल का कॉस्ट। ए के लिए कितना लगता है, बी के लिए कितना लगता है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मिला के मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 34,000। कितने आ जाएंगे? 34,000। अच्छा, मटेरियल के बाद फिर हम लोग क्या ले लेंगे? लेबर। हमको ए और बी दोनों के लिए दिया है क्या? यहाँ 1200 यूनिट बनाने वाले और यहाँ पर 800 यूनिट बनाने वाले, और एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर लगते हैं 25 रुपये के, और यहाँ पर जो लेबर लगते हैं वो लगते हैं 40 रुपये के। तो मल्टीप्लाइड करके आंसर्स कितना आ जाएगा आपका? 1200 इंटू 25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30,000। और यहाँ कितना आ जाएगा? 32,000। मतलब दोनों मिला दिया जाए तो 64,000। ये क्या है आपका? लेबर कॉस्ट। दोनों को आपस में 62,000 दोनों को आपस में जोड़ देंगे मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को, तो क्या निकल जाएगा आपका? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका? 96,000। यहाँ तक की कोई दिक्कत? प्राइम कॉस्ट निकालते तक की कोई दिक्कत? अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग अगले कौन से खर्चे लेते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमको बोला गया है कि ये वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? वर्क ओवरहेड। कितना है बोलता है? 80% ऑफ द वेजेस, ठीक है, 80% ऑफ द वेजेस। तो आपका जितना वेजेस है उसका 80%, तो वेजेस कितना? 62,000 है, उसका 80%। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो भी समझना। यहाँ पर वेजेस का 80% बोला था, अब बच्चे क्या करते हैं? ये यहाँ का वेजेस उठा लेते हैं। ये अरे भाई, ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ भी 62 है और यहाँ भी 62 है। ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। हमको ये पीएल का वेजेस नहीं देखना है, हमको हमारे कॉस्ट शीट में कितना वेजेस लगा है, हमको इसका 80% निकालना है, ठीक है। तो निकालो वेजेस, मतलब 62,000 का आपने 80% निकाला, कितना आ रहा है? 49,600। ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 45,600। इसको नाम क्या दे देंगे? वर्क कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट, राइट। फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर भी आपको बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना आएगा? 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 25%। तो आपका वर्क कॉस्ट कितना था? 1,45,600। इसका 25% लेना है आपने, तो इसका 25% कैसे और है? 36,400। तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के भी खर्चे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जब इनके खर्चे को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगा अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 1,82,000, राइट। कितना आ जाएगा? 1,82,000। अब इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता है क्या अपने को?
Yes. हमारे पास कितने यूनिट्स बच गए थे? तो ए के हमारे पास कुछ यूनिट्स बच गए थे और बी के हमारे पास कुछ यूनिट्स बच गए थे। ठीक है, ए के भी कुछ यूनिट्स बचे थे, बी के भी। अब सर दोनों का स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैसे तो अलग अलग करना चाहिए था क्योंकि दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग आता। तो मैं जस्ट रफली यहाँ पर वर्किंग नोट के तौर पर दोनों का सेपरेट बना दे, मतलब जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर रफली। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ ए के लिए भी और बी के लिए भी। ठीक है, चलो तो मुझे कोऑपरेट करते रहना। ए के लिए मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी थी? 15 रुपये। मैं काम करता हूँ, बेटर होगा नीचे में ही बना लेता हूँ। मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमको ये जो 1,82,000 मिला ना, कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट मतलब ए और बी का मिला के, लेकिन मुझे स्टॉक तो दोनों का सेपरेटली वैल्यूड करना है। सेपरेटली क्यों? क्योंकि मैं सेपरेटली वैल्यूड करूंगा तभी तो डिफरेंस दोनों के बीच का आइडेंटिफाई हो पाएगा ना, बराबर। तो हम दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग से वैल्यूड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं इसके लिए? वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो ए के लिए अलग और बी के लिए अलग हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। तो मटेरियल की कॉस्ट पता है कि आपको ए के लिए कितनी लगी थी? एक यूनिट बनाने के लिए 15 रुपये लगे थे, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए 18,000। उसी तरीके से बी के एक यूनिट बनाने के लिए 20 रुपये का मटेरियल लगा था, और ऐसे कितने यूनिट बनाने थे अपने को? 800 यूनिट बनाने थे, मतलब 16,000 रुपये। अच्छा, मटेरियल के अलावा क्या लगा था दोनों में? लेबर। मटेरियल के अलावा दोनों के लिए क्या भी लगा था? लेबर। एक यूनिट बनाने के लिए 25 रुपये लगे थे, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए कितने लगे होंगे? एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ 40 रुपये लगे थे, तो फिर 800 यूनिट बनाने के लिए कितने लगे होंगे? तो शायद यहाँ पर आया था 30,000 और यहाँ पर शायद 32,000, यहाँ पर 32,000। तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? 48,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 48,000। ये क्या आ गया आपका? इंडिविजुअल लेवल पर प्राइम कॉस्ट आ गया। इंडिविजुअल लेवल पे प्राइम कॉस्ट आ गए। फिर इसके बाद हम लोग इसके फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना बोला था? तो फैक्ट्री ओवरहेड उसने बोला था 80% ऑफ द वेजेस लेना है। वेजेस का 80%, तो 30,000 का वेजेस था, उसका 80% कितना होता है? 24,000। उसका 80% कितना होता है? 24। वैसे इसके लिए भी करेंगे। इसका वेजेस था 32,000, तो 32,000 का 80% कितना होगा? 32,000 का 25,600। तो इनको ऐड करने के बाद जो आ जाता हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। तो 25,600 में हमने 48,000 क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 73,600। ये क्या आ गया अपना? वर्क कॉस्ट। और उसी तरीके से 48,000 में अगर ऐड कर देंगे 24,000, तो ये आ गया 72,000। ये क्या हो गया? वर्क कॉस्ट। आपने जो ऊपर में निकाला है ना, गलत नहीं है। ये क्या है? कंसोलिडेट फिगर्स है। ये जो 1,45,600 ये दोनों का मिलाकर है, कंसोलिडेट है। लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों का अलग अलग चाहिए, इसलिए मैं अलग से वर्किंग नोट बना रहा हूँ दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। अगला हेड क्या ले लेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर भी क्या ले लेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। राइट, कितना बोला था उसने? वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट? 25%। वर्क कॉस्ट का 25%। तो आपके पास वर्क कॉस्ट ऑलरेडी निकली हुई है, उसका 25% कितना होगा? 18,000। कितना होगा? 18,000। तो इसको ऐड करने पर कितना आ जाता है? 90। मतलब इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 90,000। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 73,600 का 25%, 18,400। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आता है? 92,000। कितना आता है? 92,000। अब दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया है क्या? और अगर दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया है तो क्या हम दोनों का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? चलो क्लोजिंग स्टॉक भी इधर ही निकाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट। टोटल प्रोडक्शन यूनिट इनटू जितना भी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो। उसी तरीके से सिमिलर फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90,000। टोटल यूनिट कितने बनाए गए? 1200 इंटू बच कितने गए थे? 200। तो कितना कैलकुलेशंस करके इसकी अमाउंट क्या आ जाएंगी?
90,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 200, मतलब यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो आता है 15,000 रुपये। कितना आता है? 15,000, 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, इसी तरीके से बी के लिए भी निकालेंगे तो बी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 92,000, जबकि बने कितने यूनिट थे? 800। कितने बने थे? 800 इंटू बचे कितने थे? 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ गड़बड़ किया हो क्या मैंने? 90,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 200 बराबर है, और यहाँ पर 92,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, 11,500। ये क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया अपने को। क्या पता चल गया? क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया बी के लिए, और वैसे ही ए के लिए भी पता चल गया, राइट। अब दोनों का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। लिख लो यहाँ पर, रेफरेंस नंबर दे देंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट। तो कितना कितना है हमारा? 15,000 और 11,500। 15,000 और बी के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 11,500। दोनों का अगर मिला दूं तो दोनों का मिला के क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता है? 26,500। तो मैंने दोनों का मिला के बाहर कंसोलिडेट वैल्यू निकाल दिया, 26,500। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,55,500। ये क्या निकल गया आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी ए और बी का अलग अलग दिया था क्या? ए के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे कितने दिए हैं? 15 रुपए पर यूनिट, और बी के लिए भी कितना दिया है? 15 रुपए पर यूनिट। तो ये यहाँ पर कितने यूनिट बिके थे आपके? 1000, जबकि यहाँ पर कितने यूनिट बिके थे? 700। तो 700 इंटू 15 और 1000 इंटू 15, तो 1000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15,000, और 7,000 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 10,500। दोनों खर्चे को आपस में जोड़कर कितना हो जाता है? 25,500। तो अगर हम 25,500 ऐड कर दे अपने COGS में तो 1,81,000 आ जाता है। तो ये 1,81,000 क्या है हमारा? ये 1,81,000 क्या निकला हमारा? ये निकला हमारा टोटल कॉस्ट, बराबर। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सेल। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट को लेकर भी बात कही गई थी कि प्रॉफिट कितना लेना बोला था उसने? प्रॉफिट को लेकर कुछ बोला था क्या? नहीं, प्रॉफिट को लेकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन सेलिंग प्राइस दी थी अपने को। सेलिंग प्राइस ए की भी दी है और बी की भी दी है। कितनी दी है? ए बिकता है कितने रेट से? 120 के रेट से, और ये कितने के रेट से बिकता है? 170। तो ए का सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए 2,39,000, और बी का सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए, सॉरी 2 लाख नहीं, 1,20,000। 1000 इंटू 120 करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000। और बी का कितना आना चाहिए? बी का आना चाहिए 1,19,000। कितना? 1,19,000। दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल सेल कितना आ जाता है? 2,39,000। एफए में भी सेम था, क्योंकि एफए में भी देखो सेलिंग प्राइस सेम है, दैट्स वाई सेम आया है। तो अब आपने को टोटल सेल भी मिल गया, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रॉफिट। दोनों का मिला के सेल कितना आया था? 2,39,000 माइनस 1,81,000। तो हमारा जो प्रॉफिट आता है एज पर कॉस्ट कितना आता है? 58,000। ये प्रॉफिट एज पर क्या निकल गया आपका? कॉस्ट 58,000 का। ये क्या निकल गया हमारा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना आ गया? 58,000। तो ये हमारा क्या निकला? कॉस्ट शीट बन गया। अब मेरे पास क्योंकि कॉस्ट शीट बनी है और पीएल की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? रिकंसाइल कर सकते हैं जो भी डिफरेंसेस आ रहा है। पहले कॉस्ट शीट तक के ओके हो सबके सब? कॉस्ट शीट बनाने के बाद अब हम इसका क्या बनाएंगे? रिकंसिलेशन। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलेशन बनाने चले। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलेशन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के पास सामने स्क्रीन पर क्या भी लगा दिया गया है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि आप डिफरेंस इजीली आइडेंटिफाई कर सके। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रहा आपके पास कॉस्ट शीट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जस्ट थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो एक कॉस्ट शीट मिल जाएगा अपने को। चलो डिफरेंस चेक करते हुए चलते हैं। मटेरियल यहाँ दोनों का मिला के कंसोलिडेट 34,000 रुपये दिया। कितना? 34,000। चेक कर लो तो हमारे कॉस्ट शीट में भी मटेरियल 34,000 ही था क्या? यस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, लेबर दोनों का मिला के हमारे पास भी 62,000 है, 62,000, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में भी 62,000 ही है, मतलब अगेन यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके अलावा मैं आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। पीएल में कितना है? 52,600। पीएल में कितना है? 52,600, जबकि यहाँ पर कितना है? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जो है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को अपन फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही मतलब होता है। 49,600, मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हुआ है क्या? एफए में कितना है बताइए जरा एक बार फिगर देखकर, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो। 52,600। एफए में कितना है? 52,600, जबकि कॉस्ट में कितना है? 49, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है क्या? अंडर वैल्यू एक्सपेंसेस। कितने से अंडर वैल्यूड है? तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस? 52,600 माइनस 49,600, 3,000। तो अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, क्या करना चाहिए? माइनस। ओके, फिर अगला हेड मेरे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो कॉस्ट में है 36,400, जबकि एफए में बताइए मुझे जरा क्वेश्चन देखकर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है एफए में कितना है? कितना? 33,200। ओके, फिर से कंपेयर कर लो। कॉस्ट में 36,400 है, एफए में 33 है, मतलब कॉस्ट में ओवर वैल्यूड है क्या? कॉस्ट में क्या हुआ है? तो ओवर वैल्यूड अगर एक्सपेंसेस है, ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट कितने से? तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 36,400 माइनस 33,200, तो 3,200 का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है तो प्लस। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आया था क्या? देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली दिया है। एफए का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 12,000, और एक का कितना था? 9,200। अगर मैं बात करूं तो दोनों मिला के 26,500 होता है, जबकि एफए में दोनों का मिला के कितना होता है? एफए का अगर दोनों का मिला दिया जाए तो 21,200 क्लोजिंग स्टॉक होता है, 200 बराबर 21,200। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड हुआ है क्या? ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, कितने? और क्लोजिंग स्टॉक को हम अपने क्या कंसीडर करते हैं? इनकम। तो इनकम ओवर वैल्यूड हुई भैया, क्या ओवर वैल्यूड हो रही है? इनकम। तो क्या करना चाहिए? माइनस। अच्छा, कितना ओवर वैल्यूड हुआ है? तो 26,500 में से 21,200 हटा दो तो 5,300, ये क्या हो जाएगा? माइनस। फिर उसके अलावा आपके पास अगला कौन सा खर्चा था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास कॉस्ट में कितना लगा? 25,500। जरा एफए में देखकर बताओ, एफए में कितना लगा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? 24,300। मतलब ये खर्चा ओवर वैल्यूड है क्या कॉस्ट में? ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट। कॉस्ट में क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड हुआ है। क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड हुआ है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना? 25,500 माइनस 24,300, तो कितना होता है? 1,200। ओके, और कॉस्ट शीट खत्म है यहाँ पर। यस। अच्छा, लेकिन एफए में चेक करो, एफए में इसके अलावा और कुछ आइटम है क्या? मटेरियल हमने देख लिया, वेजेस देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया, सेलिंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ एफए में है, कॉस्ट में नहीं है, मतलब ये खर्चा कॉस्ट में क्या हुआ है? मतलब एफए में जीरो, सॉरी कॉस्ट में जीरो है और एफए में लिखा है, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है क्या कॉस्ट में? तो क्या करेंगे? अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट एक्सपेंसेस है ये, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और कोई ऐसा आइटम है क्या? सेल हो गया, दोनों में बराबर था, क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को हम कंसिडर्ड कर चुके हैं। बस ये जितने आपके डिफरेंस है, तो आप यहाँ शुरुआत कर लेना नेट प्रॉफिट एज पर एफए से, सॉरी कॉस्ट से, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, और उसमें जितने ऐड वाले आइटम है, एक और ये दो, बस दो ही आइटम है, दोनों ऐड कर देंगे और लेस वाले आइटम्स को क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका बराबर प्रॉफिट एज पर एफए पर आप पहुंच जाओगे।
राइट? 59,100. हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कर पाओगे? Yes, sir. चलो, सो ये आप लोगों को होमवर्क करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 करने के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। और ये जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना 16 मार्क्स के लिए, सब ये डिजर्विंग क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली 16 मार्क्स के लिए आते हैं। जो आपने कुछ स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो किया था ना, वो सब 4-4 मार्क्स के लिए, 8-8 मार्क्स के डिजर्विंग क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो 16 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम्स में आने के भरपूर चांसेस होते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स। ठीक है, क्या बोलता है? फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स टेकन फ्रॉम द कॉस्ट बुक, टेकन फ्रॉम द कॉस्ट बुक ऑफ मेजर्स राहुल एंड कंपनी ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। मतलब आपको यहाँ से पूरे अगर पैराग्राफ से अगर मैं इंफॉर्मेशन बताऊँ तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन होता है आपको ये पता चला है फ्रॉम द कॉस्ट बुक। ठीक है, आपको कॉस्ट बुक से 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, ऐसी जानकारी मिली है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रहा है रॉ मटेरियल का, कितना है? आपको फिनिश गुड्स दे रहा है, कितना? ये दोनों भी क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, राइट? और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का भी आपको दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अब आपको रॉ मटेरियल परचेज भी दिया है, आपको डायरेक्ट वेजेस दिया है, और बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा? 80% ऑफ द वेजेस। मतलब जो भी आपका ये वेजेस आता है इसका 80%। तो वेजेस का 80% कितना हो जाएगा? 2.5 लाख का 80% आई थिंक सो 2 लाख। ठीक है, वैसे ही ऑफिस ओवरहेड कितना आएगा? बोलता है 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड कितना है हमारा? 2 लाख आया, तो इसका 50%। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब ये जो 2 लाख निकला था उसका 50% क्या है? बोलता है ऑफिस ओवरहेड। मतलब ऑफिस ओवरहेड कितना आ जाएगा? 1 लाख। और सेल्स ओवरहेड कितना है? बोलता है 50 रुपये पर यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट सोल्ड करोगे उतना 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाइड कर देना। मतलब 50 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द सेम पीरियड। ओके, अच्छा, सोल्ड यूनिट कितने हैं कहीं पर अपने को जानकारी मिल रही है क्या? ये तो सब प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी है। मतलब ये पीएल अकाउंट आपको ऑलरेडी रेडीमेड क्वेश्चन में बना के दे दिया है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग की कोई यूनिट्स दी हुई है क्या? से यहाँ पर प्रोडक्शन बोल रहा है, कितना हो रहा है? प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 1000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो है, लेकिन कितनी क्वांटिटी बिकी है वो हमको कहीं पर भी नहीं दिख रही है जानकारी। तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इसका मतलब सामान बचा होगा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई है। इसका मतलब जो 1000 बने पूरे बिके नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें से रह जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं मिल जाए आपको तो बड़ी अच्छी बात है। डायरेक्ट अगर आपको सेल्स के यूनिट मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम सेल्स यूनिट कैसे निकाल लेंगे? जितना प्रोडक्शन हुआ है, जैसे 1000 यूनिट बनाए हैं उसमें से जितना बच गया है, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? कितने यूनिट सोल्ड हुए होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने 1000 यूनिट बनाया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 यूनिट बनाए, 100 यूनिट बच गए। क्या हो गए? 100 यूनिट बच गए। इसका मतलब 900 बिक गए होंगे। 900 क्या होंगे? सोल्ड। तो हमको यहाँ सोल्ड की क्वांटिटी कहीं भी नहीं दिया है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सोल्ड यूनिट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएल वगैरह दिया है आपको यहाँ पर। आपको बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। आप एक स्टेटमेंट बनाओ कॉस्ट शीट का, जहाँ पर यूनिट के कॉस्ट आप बताओगे, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और फिर उसके बाद रिकंसिलेशन भी बनाओ बोलता है। ठीक है, दोनों चीज करने के लिए बोला है। चलो तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमारा फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा? कॉस्ट शीट बनाने के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? कॉस्ट शीट। तो राइट, स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर किसकी बात चल रही है? 20 की। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, वो इन द बुक्स ऑफ हेडिंग दे देना। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31, क्या था ड्यूरेशन? मैं भी जरा देख लूँ यहाँ पर। 2014 है बोल रहे भाई। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। ठीक है, 31 मार्च 2014।
चलिए, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम। अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं हम लोग, क्या ले लेंगे सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताइए कितना दिया हुआ है, 4,500। फिर इसमें क्या प्लस कर देंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है क्वेश्चन में, कितना था, 1,99,000, 1,99,000। और माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 3,500। 3,500। तो प्लस माइनस करके मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा हमारा, यानी ओवरऑल हमको मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी कॉस्ट शीट के अंदर, 2 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीस। फिर मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड कर देंगे हम लोग, वेजेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया था कितना, 1,99,000। तो ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3,99,000। ये क्या हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोगों को क्या जोड़ना था, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को लेकर क्या बोला है क्वेश्चन में कि 80% ऑफ द वेजेस है। तो वेजेस मेरे पास कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 1,99,000। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, यस 2,50,000 है। यस, फाइंड आउट हो गया, ये अमाउंट गलत लिखा हुआ था, ये 2.5 लाख था। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में 2.5 लाख दिया था, मैंने 1,99,000 देख लिया था। तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 4.5 लाख, राइट। तो आपको डायरेक्ट जो भी वेजेस था, वेजेस का आपने कितना परसेंट लेना था, 80%। तो वेजेस आपको पता है 2.5 लाख है, और 2.5 लाख का 80% कितना होगा, 2.5 लाख का 80% कितना होगा, 2 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा आपको कितना, 2 लाख। तो साढ़े, हाँ बोलिए। तो मटेरियल कंज्यूम का टोटल सही है क्या? हाँ, 4,500 प्लस 1,99,000 माइनस 3,500, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस और माइनस, तो 2 लाख आना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से तो सही है, आप एक बार कर लो। यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, वेजेस मैंने 199 लिख लिया था, जबकि क्वेश्चन में 250 दिया हुआ है। ओके, उसके अलावा हमारा प्राइम कॉस्ट तक आ गए हम। प्राइम कॉस्ट के बाद हमको फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, कितने, 2 लाख के। तो ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, वर्क कॉस्ट, या इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद अगले खर्चे कौन से ले लेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया है, 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकला था, 2 लाख, उसका 50% कितना होगा, 1 लाख। तो ये क्या निकल गया आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,50,000 आ गया। फिर इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमको दिया है कितना, 37,500। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना रहेगा, माइनस। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो गया मनीष, सॉरी। ओके। तो 7.5 लाख में आप लोग ने प्लस कर दिया 7,50,000 प्लस 37,500, 7,27,500। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, और फिर इसमें लास्ट हम कौन से खर्चे जोड़ देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। लेकिन आपको कितने यूनिट सोल्ड की वही नहीं पता है, सोल्ड यूनिट ही नहीं पता, तो वो हमको निकालना चाहिए था। सोल्ड यूनिट जब तक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि सोल्ड यूनिट निकलेगा तब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा निकलेगा, और उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, अपनी टोटल कॉस्ट, और फिर टोटल कॉस्ट में क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा आपका सेल, या सेल गिवन होगा तो सेल माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको क्या नहीं पता, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं हम लोग। सर कैसे, आपको देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए, टोटल जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए इनटू जितने भी क्लोजिंग स्टॉक रहे होंगे फिनिश गुड्स के, उसका यूनिट्स, जितने भी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स रहेंगे फिनिश गुड्स के, वो मल्टीप्लाइड कर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 60,000, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता है कितना, 7.5 लाख, कितना, 7.5 लाख, डिवाइडेड बाय हम टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 1000, टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 1000, इनटू मुझे क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी नहीं पता, यही तो निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स निकालना है कि कितने क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में रहे होंगे। तो इसको जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 2 3 इधर कितना बच जाएंगे, या 1000 डिवाइड करूंगा तो 600 इज इक्वल टू 750 बच जाएगा इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, 750 इधर ट्रांसफर कर दूं, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 750, कितना आता है, 80, यानी कि 80 यूनिट ऐसे हैं जो क्या नहीं हुए हैं, सोल्ड नहीं हुए हैं, मतलब ये अनसोल्ड यूनिट्स है। मिल गए क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है तो आराम से अब सेल्स के यूनिट निकल सकते हैं क्या, हम कुल बनाते कितना है, 1000 यूनिट बनाते हैं क्या, उसमें से बच कितना जाता है, अनसोल्ड कितना रहता है, तो उसमें से अनसोल्ड रहता है 80, 920, तो बिक कितने जाते होंगे, 920। तो अगर मुझे सोल्ड यूनिट मिल गई है तो क्या मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे निकाल सकता हूँ, 920 इंटू 50 रुपीज़ कितना आता है, 46,000, कितना आता है, 46,000, 7,27,500 कितना होता है, 7,73,500, 7,73,500। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में अलग से दी नहीं है, तो हम जो पीएल में सेल दिया उसी को अज्यूम कर ले, 8,73,000। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस के लिए कहीं कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया था ना प्रॉफिट वगैरह की, एक बार पूरा क्वेश्चन नहीं दिया था, मतलब जो आपका पीएल में सेल दिया है वही सेल आएगा। सर पीएल में कहाँ पे, ये 8,73,000 सेल के नाम से, तो कितना आ जाएगा, 99,500। ये क्या निकल गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना आ रहा है, 99,500। कॉस्ट शीट बनाने में कोई दिक्कत, अच्छा इसमें एक चीज़ और बोला था, पर यूनिट वाइज भी बनाओ बोला था, तो पर यूनिट वाइज अपन यहाँ पर एक कॉलम एडिशनल बढ़ा सकते हैं क्या, तो जैसे कि ये 4500, ये आपका है 199, एक है 350। एक काम करो, सीधा मटेरियल से पर यूनिट निकालना शुरू कर दो। मटेरियल कंज्यूम कितना था, 2 लाख, और बने कितने थे, प्रोडक्शन कितने यूनिट का हुआ है, 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 200 रुपये। यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 250 रुपये। यहाँ कितनी आनी चाहिए, 450 रुपये। फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए, 200 रुपये। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना, 650 प्लस 100, 750। ठीक है। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक और इसकी वैसे भी क्वांटिटी हम नहीं लेते हैं, उसकी क्वांटिटी वैसे भी हम नहीं लेते हैं। ठीक है। और हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया था, हमारे जो यूनिट सोल्ड हो रहे हैं 920 हो रहे हैं क्या, हमने वर्किंग नोट बनाया था, कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, 920। मतलब
जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है उसके बाद से जो आपने कॉस्ट लेना है वो जितने यूनिट सोल्ड हुए हैं ना उसके हिसाब से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग के खर्चे लग रहे हैं और सेलिंग के खर्चे तो पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से लगेगा, जितने यूनिट सोल्ड हो रहे उसके हिसाब से। तो ये 50 रुपये पर यूनिट आया था क्या, जो आप लोगों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 50 रुपीज़ पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन भी है। और अगर आपको निकालना हो तो निकाल लो 46,000 डिवाइडेड बाय 920, 920। आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स पता चल गई थी क्या? यहाँ तक अभी तक आप जो यूनिट निकालते आए थे 1000 यूनिट्स बने थे तो 1000 से डिवाइड कर करके आए। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट्स थी वो थी 80। अच्छा सर ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता था ना? यस, यहाँ पर चाहे तो ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू हो सकती है भाई। एक चीज़ मैं करेक्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, ओपनिंग स्टॉक की जब वैल्यू, जैसे हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यू निकाला, क्या ओपनिंग स्टॉक भी तो है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक के भी तो यूनिट्स रहे होंगे ना। ओपनिंग स्टॉक के भी क्या रहे होंगे? यूनिट्स रहे होंगे। तो जिस तरीके से मैंने किसके लिए कैलकुलेशन किया, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, सेम कैलकुलेशन का यूनिट्स के लिए भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस यहां पर अब क्लोजिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ओपनिंग। तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट इंटू ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, जो कि हमको नहीं पता, जबकि इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 37,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 37,500। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक चीज दिमाग से सॉल्यूशन करवाते समय निकल गई थी भाई। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास यूनिट्स है, क्या ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसकी भी वैल्यू निकली है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स रही होंगी तभी तो वैल्यू निकली है। हालांकि ये कैलकुलेट होता है प्रीवियस ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, लेकिन मेरे पास प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट से इसको भी वैल्यूड कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि कहीं पर भी प्रीवियस ईयर का आपको दिया नहीं है। 50 आ रहा है। कितना? 50 क्वांटिटी। यस सर। इस राज ने निकाला है 50 क्वांटिटी आ रही है बोलता है। मैं देख लेता हूँ एक बार, 37,500 ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 750, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये बाद में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ कितना होता है 37,500 डिवाइडेड बाय 50। यानी मेरे पास सोल्ड कितना हुआ होगा? पहले से 50 क्वांटिटी रखी थी, ये मैंने जो सोल्ड निकाला था ये गलत है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से कितना रखा है? 50। हमने और कितना प्रोडक्शन किया? 1000। मतलब मेरे पास कुल कितना माल अवेलेबल है? 1050। कितना अवेलेबल है? 1000। उसमें से आखिरी में बच कितना गया? 80। तो फिर बिका कितना होगा? 9.5 नहीं, कितना होता है अगर इसमें से 80 माइनस कर दिया जाए? 920। 920 नहीं आएगा सर, 970। 970। कितने यूनिट सोल्ड हुए होंगे? 970। यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हमने जो निकाला था, सेलिंग एक्सपेंसेस 920 नहीं, कितने के हिसाब से आना चाहिए था? 970। तो करो 970 इंटू 50 रुपए, 48,500। तो यहाँ 48,000 कितना आना चाहिए था? 500। इसको मैं इरेज करके क्लियरली लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 48,500। 48,500, ठीक है, 48,500। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती? प्रॉफिट भी फिर चेंज हो जाएगा। ऐड करने के बाद बताइए कितना आता है? So 7,76,000 नहीं, 7,76,000। और आपका टोटल ये जो था प्रॉफिट सेल वो था 8,73,000। तो आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना आ जाएगा? सर 97,000। 97,000 आएगा क्या? 8,73,000 में से 7,76,000 माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट सही है कि गलत है? हाँ सर, सही है, सही है। आप लोगों ने अभी तक यहाँ से जो कॉस्ट पर यूनिट निकाला, कैसे निकाला? 1000 यूनिट से डिवाइड करके, क्योंकि उतने यूनिट का क्या हो रहा था? प्रोडक्शन। अब इसके नीचे से ओपनिंग और क्लोजिंग को छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ये करना था 7,27,500 डिवाइडेड बाय 970 750 कितना आएगा?
750, उसके बाद ये आ गया 50, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कर लो इसको भी कर लो, 7,76,000 डिवाइडेड बाय 970, 800 आना चाहिए। 800 और ये भी कर लो 8,73,000 डिवाइडेड बाय 970, तो आपको सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएंगे एक यूनिट की कितनी है। 900 मतलब एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए 100 रुपये एक यूनिट। तो आपने ये कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट में भी एक कॉलम बनाकर क्या कर दिया? मेंशन कर दिया, राइट। ये क्या बन गया आपकी कॉस्ट शीट, क्या बन गई? कॉस्ट शीट। नाउ अब क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट शीट और एफए का प्रॉफिट और लॉस और एक एक आइटम्स को? यस, तो चलिए करते कंपैरिजन, ठीक है। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं दोनों जगह कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपको ओपनिंग मटेरियल 4500 है, यहाँ पर भी हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4500 है, मतलब दोनों जगह पर सेम है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। चलो, तो यहाँ पर आपका पहला तो हो गया, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं मिला हमको, इधर भी 4500 है और इधर भी 4500 है, दोनों जगह पर क्या है? 4500, इसमें कोई मिसमैच नहीं है। आगे बात करते हैं फिर दूसरा। अब हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3500 है और यहाँ पर भी 3500 है, अगेन इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,99,000 है, यहाँ भी 1,99,000 है, अगेन यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पर जो डायरेक्ट वेजेस है 250 है और हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्ट वेजेस है 250 है, मतलब अगेन दोनों जगह पर सेम है, मतलब यहाँ तक की तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर 2,10,000 है, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितना है? 2 लाख है। कितना है? 2 लाख। मतलब कॉस्ट शीट में क्या हुआ है? कॉस्ट शीट में अंडर वैल्यूड हुआ है कि ओवर वैल्यूड हुआ है? कॉस्ट शीट में 2 लाख है, जबकि एफए में 2,10,000 है, तो क्या हो रहा है? अंडर वैल्यूड हुआ, अंडर वैल्यूड हो रहा है क्या? तो अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है तो क्या होना चाहिए? अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट है तो क्या होना चाहिए? माइनस। क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ओके, उसके अलावा आगे दूसरा फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस 99,000 है, जबकि यहाँ पर हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस कितना आया था? 1 लाख आया था क्या? मतलब ये ओवर वैल्यूड है, इधर 99,000 है और इधर कितना है? 1 लाख, मतलब इधर क्या हुआ है आपका? ओवर वैल्यूड हुआ है क्या? ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट। तो क्या करना चाहिए? अगर ओवर वैल्यूड हुआ है तो प्लस कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस इधर 50,000 है एफए में और कॉस्ट में कितना है? तो थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, कॉस्ट में यहाँ पर हमने निकाला था 48,500। कितना निकाला है? 48,500, मतलब अंडर वैल्यूड है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है। कितने से? 1,500 रुपए से। कितने से? 1,500। क्या करेंगे? अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है तो माइनस करेंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ पर फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दिया 52,000, जबकि हमारा यहाँ पर कितना निकला था? 60,000। यहाँ पर 8,000 से आपका ओवर वैल्यूड हुआ है क्या? कॉस्ट में क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड 8,000 से, और ये इनकम है, ओवर वैल्यूड इनकम। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? इनकम। तो ओवर वैल्यूड इनकम में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूड इनकम में क्या करेंगे? माइनस। अच्छा, उसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास यहाँ 32,500 दिया है, जबकि यहाँ पर कितना निकला है? 37,500। अगेन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो रहा है क्या? कितने से? 5,000 से। तो ये ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे? नहीं, अब ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग को एज एन इनकम कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ 5,000 से ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक है, मतलब खर्चा ओवर वैल्यूड हुआ है, तो क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। ओके, और सेल में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, सेल दोनों की सेम थी, सेल दोनों की सेम थी। आई थिंक सारे पॉइंट्स हो गए। तो अब जितना ऐड और लेस हमने जो डिस्कस किया है, वो ऐड लेस करने के बाद आपको फाइनल रिकंसोलिएशन का बैलेंस मिल जाएगा, मतलब रिकंसोलिएशन स्टेटमेंट भी आपका तैयार हो जाएगा, राइट। कर पाओगे? एंड इसके आंसर की भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इस पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ क्रक्स था
कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर कैच करनी थी तो वो था आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उन दोनों के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना था क्योंकि दोनों के भी स्टॉक्स दिए नहीं थे। तो बस वही एक कैच था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ भी नया नहीं था। राइट, तो अगेन इस चीज को आपको क्या करना है, ट्राई हो जाएगा। यस चलो तो कोशिश जारी रखना। मैं आगे बढ़ता हूँ एंड मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हमारे साथ मनीष, शीतल, मोना, कौशिक, किरण, माधवी, पल्लवी, प्रिया, रिया, उत्कर्ष कनेक्टेड, इतने लोग हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है, कहाँ है, आया है। नाम था क्या उसका? अच्छा, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ होगा। गौरव भी, एंड इधर से मयूर, राज, मोना दोनों जगह हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करोगे। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड वाले क्वेश्चन है भैया, इसलिए ये आएंगे ऐसा लग रहा है। 16 मार्क्स डिजर्व करते हैं 16 मार्क्स के लिए, और छोटी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रज्वल कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। मतलब अगेन आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर क्या पता चल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैं नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ। नीचे इंफॉर्मेशन काय के लिए दे रही है, कॉस्ट के लिए। काय के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, कॉस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, 21 ना। यस, सो क्या बोला आपको, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। वाओ, और भी बढ़िया, आपको डायरेक्ट उन्होंने कॉस्ट बुक का प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। मतलब कॉस्ट शीट बनाने की भी यहां पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिकंसलेशन बना लो। डायरेक्टली क्या बना लो, रिकंसलेशन। बट अगर कहीं कुछ वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी तो वो बना लेंगे। और बोला भी उसने सीधा क्या बनाओ, प्रिपेयर अ रिकंसलेशन स्टेटमेंट। राइट, क्या बनाना है आपको, रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाना है। एक एक करके कंपेयर करते हुए चलते फिगर। तो आपको यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,700। जबकि एफए में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,200। सर कहां दिया, इधर डेबिट में माइनस करके दिया है। ओके, एफए में कितना है, 10,200, और कॉस्ट में कितना है, 10,700। ओवर वैल्यूड है क्या कॉस्ट में, इनकम है, और ये इनकम है। तो ओवर वैल्यूड इनकम इन कॉस्ट क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड इन इनकम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इनकम है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट, उसके अलावा अगला, इन कॉस्ट शीट फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना बोलता है, 100% ऑन द वेजेस। लेकिन यहां पर वेजेस बताया कि उसने कितना लेना है, नहीं, वेजेस अलग से बताया कि नहीं। तो मान के चलेंगे जो ये 26,000 वेजेस है वही इधर भी वेजेस लगती होंगी। जब कुछ बोल नहीं रहा है तो हम एफए की वेजेस को ही मान लेंगे इधर। तो 26,250 का 100% कितना होता है, 26,250 ही होता है क्या। तो यानी कि एफए में आपको कितना लगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 30,325, जबकि कॉस्ट में कितना लग रहा है, 26,250। कॉस्ट में अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है क्या, तो क्या करेंगे, अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है तो माइनस करेंगे, डिफरेंस निकाल लेना। 30,325 और 26,250 का डिफरेंस निकाल लेना, वो जो भी डिफरेंस आएगा लेस कर देंगे। फिर बोलता है इन कॉस्ट शीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना लेना, 10% ऑफ द सेल, सेल का 10%, सेल का 10%। तो ये रहा आपका सेल 1,87,500, इसका 10% कितना होता है, 18,750। ये कॉस्ट के हिसाब से क्या लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। जबकि एफए के हिसाब से कितना है, एफए के हिसाब से कितना है, 17,750, 17,750। तो 17,750 इधर है और इधर 18,750 है, मतलब ओवर वैल्यूड है के कॉस्ट में। तो ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे, बोल रहा है सर, हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है, सेलिंग के लिए नहीं, पहला वाला। अब पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, इन कॉस्ट शीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट 10% ऑफ द सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट 25 पैसा पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए 25 पैसा पर यूनिट बोल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए 10% ऑफ द सेल बोल रहा है। हाँ, ठीक है, तो जो कर रहे वो सही है। हमने सेल का जो 10% निकाला, ये एडमिनिस्ट्रेट, अच्छा ओके ओके, गॉट इट, हाँ समझ गया, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्चुअली 17 नहीं है, 13,000 है।
13,350। तो 13,350 और 18,750 का कंपैरिजन होगा। है तो ओवर वैल्यूड ही, लेकिन कंपेयर करोगे तो 5,000 समथिंग 4,500 या 5,500 समथिंग कुछ आना चाहिए। डिफरेंस निकाल लेना, कितना आता है डिफरेंस? 18,750 माइनस 13,350, 5,400 आता है डिफरेंस। यस सर। कितना? 5,400। तो ये ओवर वैल्यूड है, क्या कर देंगे? ऐड। ये जो 17,000 जो मैं बोल रहा था एक्चुअली सेलिंग का एक्सपेंसेस है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफए में 17,750 है। अच्छा, कॉस्ट में कितना रहेगा बोलता है? 25 पैसा पर यूनिट सोल्ड। एक यूनिट बेचने के लिए 25 पैसा लगता है, एक यूनिट बेचने के लिए। तो वैसे कितने यूनिट सोल्ड हुए टोटल? 50,000 यूनिट सोल्ड हुए क्या? कितने यूनिट सोल्ड हुए? 50,000। तो करो 50,000 इंटू 25 पैसा मतलब 0.25, कितना आएगा? 12,500। 12,500। कितना आएगा? 12,500। तो 12,500 ये क्या है आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। क्या है ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। जबकि यहां पर कितना दिया है? 17,750 दिया है, मतलब अंडर वैल्यूड है के खर्चा, कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है के एक्सपेंसेस। डिफरेंस देख लेना, एफए में 17,750 है, कॉस्ट में 12,500 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। तो ये अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे? लेस। और लास्ट चीज आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? कॉस्ट शीट में डेप्रीशिएशन कितना लगा है? 2,000, जबकि एफए में कितना लगा है? एफए में कितना लगा है? 2,700। मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हुआ है क्या? कितने से? 25,000 आ रहा है ना इसका? क्या 1,25 आ रहा है? और 2.5 करते तो 25,000 कितना आ रहा है? 12,500। करेंगे सर, 25 पैसे करेंगे ना 0.25। हाँ 0.25 हाँ, ये तो 0.25 करेंगे ना। 50,000। तो 50,000 इंटू 25 करोगे तो 12,500 आएगा ना। 50,000 इंटू 0.25, 25 भी कितना? 25। हाँ सर 2.5। 2.5 अलग हो गया, वो 2.5 रुपए हो गया। 2.5 अगर कर रहे हो तो 2.5 कर रहा था तो क्या सर हमने 2.5 बोले थे। 0.25 है, 0.25 अच्छा 0.25 समझ 0.25 है। 25 पैसे को कैसे लिखते हैं? 0.25 लिखते हैं। अगर आप 2.5 लिख रहे हो मतलब आप 2.5 रुपए लिख रहे हो। 12,500। पैसे को कैसे लिखेंगे? 0.25। 12,500 आएगा। नहीं सर कंफ्यूज हो रहा है। 0.25 मतलब 0.25 लगेगा। 0.25 हाँ सर, पॉइंट आई भी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस 25 पैसा बोला था, मतलब कि 0.25, इसको आपने सोल्ड यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड कर देना था। तो आपके पास टोटल जो यूनिट्स थे वो थे 50,000, दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करते तो 12,500 ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाता कॉस्ट का। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर करते हैं एफए से, तो एफए में ज्यादा है, कॉस्ट में कम है, मतलब अंडर वैल्यूड है। तो क्या करेंगे? लेस। डिफरेंस देख लेना, जो भी दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा तो वो डिफरेंस जो भी आएगा वो आप लोग लेस कर देना। आपको फिर डेप्रीशिएशन बोलता है कॉस्ट में 2,000 है, जबकि एफए में कितना है? 2,750, मतलब अंडर वैल्यूड है के भी 750 रुपए से। तो क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म। आगे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कॉस्ट शोइंग पर यूनिट और रिकंसिलेशन। ओके, मतलब कॉस्ट शीट बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है तो आप लोग क्या कर लोगे? कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, क्या कर लोगे आप लोग? कॉस्ट शीट बना लोगे। और फिर उसके बाद कॉस्ट शीट कैसे बनेगा? तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास अवेलेबल थी कॉस्ट शीट के लिए। ठीक है, और कंपेयर करके आप लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बना सकते हो। राइट? चलिए बढ़े आगे। सो क्वेश्चन नंबर 23, अगेन ये आपका कैसा क्वेश्चन है? जो एक तो हम लोग ने क्वेश्चन किया था ए बी वाला, हालांकि वहां ए बी दो अलग अलग थे, यहाँ सिंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पर सिंगल ए बी नहीं दिया है, सीधा एक आपको मटेरियल पर, मतलब आपको पैराग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन कैसी दी गई है? आपको पैराग्राफ में दी गई है। आपको प्रिपेयर करना है नेसेसरी स्टेटमेंट जहां पर आपको एक्चुअल प्रॉफिट नजर आए, और बोलता है एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस कितना कितना लेना बताया। मतलब आपको ऊपर में एफए की जानकारी दे रहा है और नीचे में कॉस्ट की जानकारी दे रहा है। सर कैसे पता आपको कॉस्ट की जानकारी दे रहा है? एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस नहीं, एक्चुअल बोल रहा है, एक्चुअल वर्क मतलब कि पीएल की जानकारी है। जो एक्चुअल खर्चा लगा है वो क्या है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला। और ये ऑफिस एक्सपेंसेस भी एक्चुअल दिया है, मतलब कि पीएल वाला दिया है आपको। ऊपर से जब आप क्वेश्चन पढ़ते आओगे तो पहला पैराग्राफ तो आपके लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्या बोला है पहले पैराग्राफ में?
द स्टैंडर्ड साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच कमेंस्ड बिजनेस 1 अप्रैल 2013 से सप्लाईज यूज द फॉलोइंग डिटेल 31 मार्च 2014 के लिए। आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोविंग पर यूनिट की कॉस्ट। ठीक है, क्या शो करना है यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 शायद मिसिंग है मेरे ख्याल से, डायरेक्ट 21 के बाद 23 है, तो ठीक है हम लोग एक सेपरेटली अगर आप पोस्ट कर दोगे तो मैं एक बार देख लूंगा। शीट में देख लीजिए, आपके सीट में है क्या 22? शीट में ऐसा है, कैसा है? ये स्टेट। अच्छा मिसिंग है मतलब उसका डेटा नहीं है, डेटा पूरा ब्लैक में दिख रहा है। कहाँ है आपने पास? ये वाली नोट्स में नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल में, ठीक है, बट जो आपको प्रिंट करवाई गई है नोट्स उसमें दिख रहा है, तो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे 22। फिलहाल अभी 23 का डिस्कशन चालू है, तो 23 फिनिश कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट पर यानी कि आपको कॉस्ट शीट बनाना है जहाँ पर यूनिट का कॉलम भी मेंटेन करते चलना है। वेजेस एंड मटेरियल आर टू बी चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट बोलता है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब दोनों सेम रहेगा। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि एफए में जो आप चार्ज कर रहे हो वही कहाँ चार्ज करोगे? कॉस्ट में चार्ज करोगे बोलता है। और बोलता है वर्क ऑन कॉस्ट कैसे निकलेगा आपका? तो 100% ऑफ द वेजेस, मतलब ये कॉस्ट शीट के लिए इंफॉर्मेशन है। यस सर। और ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना है बोलता है? 75% ऑन वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब जो आप फैक्ट्री ओवरहेड की जो अमाउंट निकालोगे ना, ये वर्क ओवरहेड की अमाउंट, उसका 75%। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच जाओगे आप लोग। और बोलता है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइल द प्रॉफिट एज सोन बाय द कॉस्ट अकाउंट विद द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मतलब कि आपको कॉस्ट शीट बनाना है और नीचे में यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। बड़ी अच्छी बात बोला है कि देयर इज नो स्टॉक बोलता है, ना तो ओपनिंग स्टॉक का झंझट है ना तो क्लोजिंग स्टॉक का झंझट है, मतलब यहाँ सीधा सीधा हिसाब बना वाला काम है। अच्छा, मटेरियल पर यूनिट के हिसाब से दिया है, ये भी पर यूनिट के हिसाब से दिया है, सेलिंग भी पर यूनिट के हिसाब से दिया है, और टोटल कितने यूनिट्स बनाते हैं हमको जानकारी दी गई है क्या? यस, 800 यूनिट्स। कितना? 800। तो आपको कॉस्ट शीट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। चलिए, सो ये डिस्कस आप लोगों को क्या क्या बनाना था इसमें? एक तो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा क्या बनाना है अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन हमको क्या करना है? रिकंसिलिएशन बनाना है। ठीक है, सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 एज एन होमवर्क ट्राई करोगे। उसके बाद सिमिलर टर्म्स पे आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, जहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट वाइज आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो ये जो हमने एक प्रोडक्ट ए बी वाला जो किया था थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, सिमिलर उसी 19 वाला था क्या? 19, तो उसी टर्म्स में आप लोग ने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, उसी सिमिलर टर्म्स में आपने उसको सॉल्व करना है। और फिर 25 और 26 दो क्वेश्चन और होंगे, तो ये भी आप लोग एक बार अपने एंड से पहले गो थ्रू करो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेशन या एक्स्ट्रा टाइम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कल से हम लोगों को इसको एक्स्ट्रा टाइम लेकर इसलिए सॉल्व करेंगे बोल रहा हूँ, क्योंकि कल से हम लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, कल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। भले ही जैसे अगर हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा सेशन, मतलब नॉर्मली हम लोग 5:45 से अगर अपनी कॉस्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो छूटा है इसके लिए सिर्फ ओनली फॉर टुमारो हम लोग ये कॉस्ट रिकंसिलिएशन की एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। मतलब कि कल के दिन के लिए बस 4:30 से स्टार्ट करूंगा, 4:30 से 4:45 तक के 4:45 तक के पहले हम लोग ये कॉस्ट रिकंसिलिएशन खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद 4:45 से हमारा रेगुलर क्लास वाला शेड्यूल, मतलब कि प्रोसेस कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कल मतलब एक और सेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन कल से प्रोसेस स्टार्ट हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेस स्टार्ट हो ही जाएगा, राइट। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग कॉस्ट की क्लास को करते हैं एंड।